गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। तो आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास का एसएस का चैप्टर अशोक एक महान सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया, ठीक है, उसके बारे में हम आपको रीडिंग देंगे। तो अभी क्या था, अशोक कौन था आपको ये भी बताना चाहिए, ठीक है भाई, जिसने भाई कलिंग युद्ध के बाद भाई युद्ध करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, हिंसा करना सब कर। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, राज्य या साम्राज्य है। बस शेरों के, जैसे आपको सामने पिक है ना, शेरों के जो चित्र रुपयों पैसों पर छपे होते हैं, उनका इतिहास बहुत लंबा है। उन्हें पत्थरों की कटाई करके बनाया गया है, फिर उन्हें सारनाथ में एक बहुत बड़े स्तंभ पर स्थापित किया गया। भाई अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे। उनके निर्देश पर इसके जैसे अनेक स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। जैसे अशोक का स्तंभ हमारे हरियाणा के यमुनानगर में हरदोई से प्राप्त हुआ है। इससे पहले कि हम यह समझें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह जानने का प्रयत्न करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक का जिस साम्राज्य पर अधिकार था, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने करीब 2300 वर्ष पूर्व की थी। एक बुद्धिमान व्यक्ति चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की मदद की थी। चाणक्य के अनेक विचारों को हम अर्थशास्त्र नामक की किताब में भी पढ़ते हैं। फिर दे दिया, अशोक के साम्राज्य में बहुत से नगर आते थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का रास्ता था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाला मार्ग के मध्य पड़ता था। शायद उस समय नगरों में व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और शिल्पकार रहते थे। साम्राज्य के एक बड़े भाग में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों के अधिकतर भाग जंगलों से भरे हुए थे। वहां पर रहने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए फल फूल संग्रहण तथा जानवरों के शिकार पर निर्भर थे। साम्राज्य के विभिन्न भिन्न क्षेत्र में लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते। जैसे भी उसका जो राजा था, उसके गांव में सभी लोगों की भाषा या जिले में हर प्रकार की भाषा अलग अलग थी। फिर दे दिया, शायद वे लोग अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे। उनका अलग अलग प्रकार के वस्त्र पर, उनका जो कहने का मतलब जो खाना पीना था वो भी अलग अलग था, और जो उनका पहनने का कपड़ा था वो भी अलग अलग था। फिर दे दिया, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। साम्राज्य के राज्य से बड़े होने के कारण उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी सेनाओं का आवश्यकता होती थी, क्यों बहुत बड़ी जरूरत थी भाई। इसलिए सम्राट को राजाओं की अपेक्षा अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन हम आपको बार बार बता रहे हैं, संसाधन का मतलब सोर्स की चीज़ का साधन होने चाहिए। इसी कारण उन्हें कर एकत्रित करने के लिए बहुत अधिक संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता होती थी। फिर अभी साम्राज्य का प्रशासन, अब उसका रहन सहन, उसको मैनेज किस प्रकार किया जाता था साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल होने के कारण इसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र सम्राट के नियंत्रण में रहते थे, अर्थात इन क्षेत्रों में आने वाले शहरों और गांव के किसानों, पशुपालकों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर एकत्रित करने के लिए राजा स्वयं कर्मचारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का पालन करते थे और कर्मचारियों में दंड भी देते थे। इनमें से कई कर्मचारियों को नगद वेतन दिया जाता था। संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और राजा के जासूस कर्मचारियों के कार्यों पर नजर रखते थे। सम्राट इन सब के ऊपर होता था, जो राज का परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की मदद से इन सब पर नियंत्रण करता था। फिर बता रहे हैं, मौर्य साम्राज्य में ऐसे कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे जिन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तक्षशिला भी है, वो उसमें पड़ते ना। अभी पाटलिपुत्र भी इन क्षेत्रों पर कुछ हद तक नज़र रखी जाती थी और प्राय राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन स्थानों पर लोग स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही मानते थे।
फिर अब प्रादेशिक क्षेत्रों केंद्रों के मध्य विस्तृत क्षेत्र थे। मौर्य शासक इन इलाकों से में केवल सड़कों और नदियों के मार्गों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करते थे, जो कि आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ से सम्राटों को भेंट और कर के रूप में अत्यधिक धन प्राप्त होता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिमी भारत कंबल तथा दक्षिण भारत सोने और बहुमूल्य पत्थरों के लिए विख्यात था। संभवतः संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किया जाता, क्योंकि कहने वाले जो साधन थे वो लोगों को दिखाने के लिए इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले क्षेत्र आते थे, वहाँ लोग काफ़ी हद तक आज़ादी से रहते थे। उनसे यह आशा रखी जाती कि वे मौर्य पदाधिकारियों को लकड़ी, हाथी, शहद और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। फिर आगे दे दिया अशोक मौर्य वंश के सब सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखा द्वारा अपने संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। अशोक के अधिकतर अभिलेख देवनागरी लिपि और प्राकृतिक भाषा में थे। फिर अभी अशोक का कलिंग युद्ध दे दिया। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का पुराना नाम है। अशोक ने कलिंग पर विजय पाने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में हुई हिंसा और खून खराबा देखकर उनके मन को अपार दुख पहुंचा। तभी उन्होंने फैसला किया कि वे भविष्य में कभी लड़ाई नहीं। आगे दे दिया अशोक का धम्म क्या था, संदेश।